ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं स्किल एज ट्रेड एंड टेक्निकल टेस्ट सेंटर, ये जो कि वाक़ है सैदपुर हैदरी चौक रावलपिंडी में। और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं स्किल एज ट्रेड एंड टेक्निकल टेस्ट सेंटर के CEO जनाब फ़ारूक अता साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। और आपसे पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने कब और किस सन में इस कारोबार को शुरू किया, और दूसरी बात, क्या इसका आपको कोई शौक़ था या किसी से इंस्पायर होकर आपने इस काम को शुरू किया? जी, मुझे इस काम को स्टार्ट किए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरा जो ये स्किल एज ट्रेड एंड टेक्निकल टेस्ट सेंटर है, इसको भी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, तकरीबन कोई 5 से 6 मंथ हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रमोटर्स का लाइसेंस है मेरे पास OEP का, तो उस शोबे में ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये शोबा भी उसी के साथ रिलेटेड है। तो यानी कि ये एक बिज़नेस है, इसको जैसे जैसे बढ़ाना होता है तो जो शोबे इसके साथ वाबस्ता होते हैं तो उसमें भी हम लोग कोशिश होती है कि हम लोग उसमें काम करें। बाकी जो OEP का लाइसेंस है वो मैंने 2024 में लिया था। तो तकरीबन मैं इस फील्ड के अंदर 2020-21 से हूँ। मैंने टूरिज़म कंपनी से स्टार्ट किया था ये काम। जो मेरा टूरिज़म कंपनी थी वो डोमेस्टिक लेवल पे मैं टूर्स वगैरह अरेंज करता था। तो उसके बाद इस बिज़नेस के अंदर मुझे बहुत सारा स्कोप मिला, और ऑलरेडी मेरा एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, कोई 10 से 12 साल का सऊदी अरेबिया का। मैं ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हाउसिंग ऑफिसर था, तकरीबन 7000 लोगों का लेबर कैंप था, उसको मैं हैंडल करता था। तो वहीं से इस बिज़नेस का मुझे शौक़ भी था, और फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं इस बिज़नेस के अंदर। और हर इंसान अपनी कोशिश और मेहनत करता है, बाकी हर इंसान का अपना नसीब है कि वो अपने नसीब में कितना आगे जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्यूपा का क्या रोल है बेसिकली मेन जो है? सर, प्यूपा बेसिकली ये हम प्रमोटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे तमाम प्रमोटर्स के मसाइल्स जो हैं उनको वो देखती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के या ओवरसीज़ में जिस कंट्रीज़ के साथ हमारे MOU साइन होते हैं या जहाँ से हम प्रमोटर्स जाके डिमांड्स लेते हैं, तो हमारे कुछ वहाँ पे अगर मसाइल्स हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो प्यूपा है उनको वो हैंडल करती हैं। अच्छा फ़ारूक अता साहब, बताइए कि जब कोरोना आया तब से लेके अब तक क्या पोजीशन है बिज़नेस की? ख़ास तौर पे कोरोना में तो काफ़ी डैमेज हुआ, तो आफ्टर दैट अब क्या पोजीशन है बिज़नेस कारोबार जी की? ये जो फील्ड थी, ये जो बिज़नेस था, ख़ास तौर पे रिक्रूटमेंट का, ट्रैवल्स एंड टूर्स का, हज उम्रा का, जो भी इस शोबे से वाबस्ता थे वो लोग काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना में। लेकिन मैंने खैर कोरोना टाइम में स्टार्ट ही लिया था, कोई मुझे उतना ज़्यादा उस चीज़ का उस वक्त कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब भाई जो पुराने काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना के टाइम पे। और सबसे ज़्यादा अगर कोरोना में बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है तो वो हमारा ट्रैवल एंड टूर्स का और ये रिक्रूटमेंट का इफ़ेक्ट हुआ है। तो लेकिन हर वो कहते हैं नुकसान के बाद कुछ फ़ायदे भी आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने नुकसान किए हैं कोरोना के टाइम में, अब वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और इसमें हमें गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है ना हेल्प करती है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी जो है ना गवर्नमेंट नए MOU साइन कर रही है। अब जैसे हमारे लास्ट बेलारूस के साथ हुआ है, हम लोग तुर्की के साथ काम कर रहे हैं, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बहुत सारे ममालिक हैं। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान भारत की जंग में उसके बाद कुवैत ने भी हमारे वीज़े ओपन किए हैं। तो बहुत सारी यानी कि इसमें हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हम बाहर से जाके नए जहाँ पे MOU साइन होते हैं वहाँ से जाके हम काम करते हैं, काम लेते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ ना फ़ारूक साहब के बिज़नेस अब रन होना शुरू हो गए, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़, बिलखसूस अभी आपने नाम लिया कि वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट यू गेट फ्रॉम कुवैत,
जी, some visas जी, जी, yes. and jobs, especially jobs I think. बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो UAE है, दुबई, वो अभी तक क्यों बंद है लोगों के लिए कि वहाँ वीज़े नहीं जारी हो रहे, और ये काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें। जी, ख़ास तौर पे मैं अगर आपको अक्सर मैं अपने दोस्तों में भी हम लोग अगर बैठें तो यही ज़िक्र करते हैं, अगर कुछ कंट्रीज़ हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं तो उसकी वजह हम खुद हैं। हम लोग जो यहाँ से लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे एग्रीमेंट वीज़े पे जा रहे हैं या विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं, ख़ास तौर पर लोग जो विज़िट वीज़े पे गए हैं दुबई में, वो अगर 3 मंथ का उन्होंने वीज़ा लिया है तो वो कंटिन्यू वहीं पे उन्होंने स्टे कर लिया है। वो लोग लीगली वहाँ पे नहीं थे, इनलीगल हो गए हैं। एक तो कुछ ये रीज़न्स हैं, बाकी वहाँ पे हमारे लोगों की एक्टिविटीज़ कुछ बेहतर नहीं है। ख़ास तौर पे ये वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं उसमें बहुत % ऐसी है जो वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं उस कंट्री में जाके। क्राइम की रेशो पाकिस्तानी लोगों की वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी पाकिस्तानी लोग करते हैं। मेन उसका रीज़न यही है कि हमारे ऊपर UAE ने वीज़े अपने बंद किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है और आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी UAE से भी। अच्छा, ये बताइएगा कि सऊदी अरब की क्या पोजीशन है? सऊदी अरब तो वीज़े देता चला जा रहा है, तो आया उसमें कोई अच्छे जॉब्स का भी है कि जो लोग बेचारे यहाँ से जाते हैं तो दे आर गेटिंग जॉब्स देयर प्रॉपरली? जी, सऊदी अरब के लिए हमारा अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बंदों को डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब को आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी मेन पावर रिक्वायर्ड है, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आगे फीफा वर्ल्ड कप है, उनका वर्ल्ड एक्सपो है, न्यूम सिटी है, और बहुत से ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे उनको बहुत सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग एज ए प्रमोटर बरादरी या हमारे जो लोग जाते हैं, हम लोग अपने लोगों को स्किल्ड नहीं करते। यानी कि हमें अगर उनको स्किल्ड में लोग चाहिए होते हैं तो हम वो अनस्किल्ड लोग भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो अब उसके लिए प्रॉपरली हमारा ये जो ट्रेड टेस्ट सेंटर है, और हमारी कोशिश यही है कि हमसे जो बच्चा सीख के जाए आगे जाए के उसका एक अच्छा फ्यूचर बने, अपने घर वालों के लिए और अपने लिए वो बेहतरीन रोज़गार कमा सकें। हमारा मकसद यही है कि वहाँ पे जाके अच्छा काम करें, और स्किल्ड लोगों को हम भेजना चाह रहे हैं ताकि इन कंट्रीज़ में हमें इससे भी ज़्यादा मेन पावर मिले और हम उनको यहाँ से डिप्लॉय कर दें। जी फारूक साहब, ये भी बताइएगा कि FIA के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह FIA के साथ बेहतरीन रहते हैं जी। वो हमारा गवर्नमेंट का इदारा है। हम लोग कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी नहीं करते जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी फ़ेस करनी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लीगलाइज हैं, चाहे ये हमारा ट्रेड टेस्ट सेंटर हो, चाहे हमारा OEP लाइसेंस हो, हर चीज़ हमारी लीगल है। और हम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने अपने ये लाइसेंस लिए हैं, और इतनी बड़ी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। हमारी कोई ऐसी यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटी नहीं है कि हम में कोई भी कल फेस करना पड़े FIA की तरफ से प्रॉब्लम्स। जी फारूक साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि अब तक आप कितने लोगों को किन किन कंट्रीज़ में भेज चुके हैं? जी, मुझे जब से इस शोबे में से वाबस्ता हुआ हूँ मैं, तो अभी लाइसेंस तो जो मैंने OEP का लास्ट ईयर ही लिया है, तो अभी अपने लाइसेंस पे कोई ज़्यादा लोगों की डिमांड्स मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अभी न्यू बिज़नेस है तो उसमें कोई ज़्यादा मेरा टाइम अभी स्पेंड नहीं किया मैंने। लेकिन मैं आउटसोर्स कुछ ऐसे मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्रमोटर्स हैं, उसमें बड़े नाम हैं जैसे लूना कॉरपोरेशन है, कुरैशी मेन पावर है, जदीद मेन पावर है, उसके बाद अल हिजाज़ वाले हैं, ऐसे महबूब इंटरप्राइजेज़ हैं, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उनके ज़रिए हमने बहुत सारी मेन पावर डिप्लॉय की है। मेरे ख़्याल में, मेरे फ़िगर के मुताबिक तकरीबन 300 से 400 लोगों को मैंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में डिप्लॉय किया है, जिसमें सर फ़हरिस्त सऊदी अरब है, UAE है, ओमान है, कतर है और बहरीन। अच्छा, मुझे यहाँ पे इस ज़मीन में ये भी आप बताइएगा कि सऊदी अरब के लिए पर हेड आप क्या ले रहे हैं, कि आया उसमें मेडिकल भी शामिल है और बाकी भी जो अलाउंसेस होते हैं, मतलब फीसिस जो उसकी होती हैं, और पासपोर्ट तो खैर वो ख़ुद बना के लाते होंगे, जो ज़ाहिर है जो लेके यहाँ से जाते हैं, तो उसमें आप लोग ये बता दीजिए मुझे कि पर हेड क्या लेते हैं? एक्चुअली सर उसमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंपनीज़ का वीज़ा आता है फ्री ऑफ कास्ट, वो हम ऐसे ही फ्री ऑफ कास्ट क्लाइंट को वीज़ा देते हैं।
उसमें क्लाइंट को टिकट भी कंपनी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टर भी, इवन के जो प्रमोटर होता है उसको प्रोसेस फीस भी वहाँ की कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनसे वीज़े वहाँ से परचेज़ किए जाते हैं, वो आपसे वीज़ा फ़ीस लेते हैं। वो जो वीज़ा फ़ीस होती है वो रियाल्स के अंदर होती है, वो 3000 रियाल भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम वहाँ से वीज़ा परचेज़ करते हैं, यहाँ के एक्सपेंस डालते हैं। मेडिकल जो होता है वो क्लाइंट का अपना होता है, मेडिकल क्लाइंट ने खुद करवाना है, प्लस अभी तकामल है सऊदी अरब के लिए, तकामल जो है वो भी क्लाइंट का अपना होता है। बाकी तकामल और मेडिकल खुद करवा के हमारी जो एक रीज़नेबल सी फ़ीस होती है हम वो लेके बंदे को डिप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ फारूक साहब जो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि पूछना आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इसका, और अभी आपको कारोबार को रन किए हुए राउंड अबाउट 1 ईयर हुआ है, ऐसा ही है? तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पर 5 मेडिकल सेंटर हैं जो कि जहाँ जाके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या इसमें कोई श्योरिटी होती है कि जो आपके पास आते हैं उनके मेडिकल की फ़ीस तो वो देते हैं, तो क्या वो गारंटेड होता है कि उनको पास कराना भी आपकी ज़िम्मेदारी है या नहीं? जी, बेसिकली शायद आपको ये कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये करेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन। बेसिकली सऊदी अरेबिया और ओमान, इसके बाद बहरीन प्लस यूएई को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इनका है गैमका मेडिकल। ये वो लेबॉर्ट्रीज़ हैं या ये वो मेडिकल सेंटर हैं जो इन गवर्नमेंट से अथराइज़ हैं। जैसे गैमका है वो सऊदी अरब से भी अथराइज़ है, वो ओमान से भी अथराइज़ है, वो बहरीन से भी अथराइज़ है। ये उनकी मखसूस लेबॉर्ट्रीज़ हैं गैमका की, और वहीं गैमका पे ही जाके लोगों ने अपना मेडिकल करवाना होता है। उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ही वीज़े के लिए कारामद होती हैं, अदर किसी भी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट वीज़े के लिए कारामद नहीं शुमार की जाती। बाकी मेडिकल का ये जो पास कराने का ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों की मेडिकल सेंटर्स की बड़े टाइट शेड्यूल्स होते हैं और इन्होंने बड़ा इसका क्राइटेरिया हार्ड रखा हुआ है। उसमें क्लाइंट उसको क्राइटेरिया को पूरा करता है तो ही उसका मेडिकल क्लियर होता है। वैसे कोई अदरवाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम मेडिकल पास करा सकें। नहीं, लेकिन कई मौक़ों पे फारूक साहब देखा गया है कि कई लोग जो फेल हो जाते हैं मेडिकल में, तो फिर उनको कुछ टाइम भी मिलता है और कुछ जाके वो पास भी करा लेते हैं। ये कैसे होता है? सिर्फ यही आपसे पूछना था मैंने। बस वो कहते हैं कि कहीं पे अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, तो ये इसकी रेशो कोई 2-3% ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि OPF जो एक इदारा है बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, तो उसका क्या रोल है आप लोगों के साथ? जी, OPF हमारी एक फाउंडेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। हमारे जो भी मसले मसाइल हैं या जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम OPF के ज़रिए ही सॉल्व करवाते हैं। हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं वो वाया प्यूपा हम OPF तक जाते हैं। हमारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ हमें देख रही होती है, ब्यूरो ऑफिस देख रहा होता है। तो जो भी प्रमोटर्स के प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इन इदारों से मसलों के हल निकलते हैं। जी, तो फारूक साहब अब आपसे ये पूछना भी ज़रूरी हो जाएगा कि अब जो अभी तो मुहर्रम है, तो आफ्टर 10th ऑफ मुहर्रम तो आप लोग बिज़नेस को रन करेंगे या अभी फ़िलहाल आप लोग छुट्टी पे हैं? इन 10 दिनों में एहतराम है कोई मुहर्रम? नहीं, एहतराम मुहर्रम का जी हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है और हर मुसलमान को मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का ये जो 10 दिन हैं ये हमें मुसलमानों को ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी कुर्बानी की याद दिलाते हैं। बेशक, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अहले बैत ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और वो ता क़यामत जब तक ये दुनिया आबाद है उस वक्त तक ये याद रखा जाएगा इमाम हुसैन की कुर्बानी को। और ऐसी कुर्बानी जिस पे फ़रिश्तों को भी नाज है और अल्लाह पाक को भी इस पे नाज है। बेशक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हम दिलो जान से हम प्यार करते हैं। अगर उन्होंने आज ये कुर्बानी न दी होती तो आज हम मुसलमानों का कोई कंसेप्ट ना होता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है कि हम मुसलमान आज भी इस खित्ते के ऊपर इस दुनिया में इज़्ज़त के साथ जी रहे हैं, और ये सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा।
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि एक अच्छा प्रमोटर बनने के लिए किन किन चीज़ों का होना लाजमी है? सर, एक अच्छा प्रमोटर्स बनने के लिए सबसे पहले आपके पास जो लोग हैं, आपकी जो टीम है या आपके थ्रू जो लोग जा रहे हैं, आपने उनको बेहतरीन सर्विस देनी है। आपके पास से जितने भी आपके इदारे से लोग जा रहे हैं बाहर के ममालिक में रोज़ी रिज़्क़ के लिए, आप उनके साथ अच्छा सलूक रखें, आप उनको अच्छी कंपनीज़ में भेजें, आप बाहर से अच्छी कंपनीज़ की डिमांड उठाएं। बाहर में अच्छी कंपनी भी हैं, बुरी कंपनी भी हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो लोगों को ले के तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कोई वली वारस नहीं बनता। तो ये जो प्रमोटर्स इस तरह का काम करते हैं, मेरे ख़्याल में उनको काम ये नहीं करना चाहिए। और मेरी अपनी भी ये कोशिश होगी कि मैं जब भी अदर किसी कंट्री से बाहर जाके वीज़े मैं लेता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वहाँ की जो टॉप की कंपनीज़ है, मैं उनके साथ मीटिंग्स करूँ, उनसे मैं वीज़े लूँ, ताकि मैं यहाँ पे पाकिस्तानियों को किसी अच्छी कंपनी में भेजूँ। कल वो जब एक बंदा आपके थ्रू जाएगा, वो 10 बंदों को बताएगा कि आप इस एजेंसी से जाएँ, इस ट्रेड टेस्ट सेंटर से जाएँ, इनके पास काम अच्छा है। तो अच्छा प्रमोटर ऐसे ही बना जा सकता है कि आप अच्छा काम लेके आएंगे, लोग आपसे खुश होंगे, तो आपका बिज़नेस भी जनरेट होगा, आपका बिज़नेस ग्रो भी करेगा और रब की ज़ात भी आपसे खुश होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब फारूक साहब का, CEO स्किल एज ट्रेड एंड टेक्निकल टेस्ट सेंटर। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच का। इजाज़त चाहने से पहले मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन सैयद कमर अब्बास, मैं हूं गुलाम अब्बास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।